नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, पटना के संभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और फिर उसका रहस्यमयी मौत। अब इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं कि पुलिस ने अब तक क्या किया। एसआईटी जांच जरूर कर रही है, लेकिन आगे के कार्रवाई को लेकर अब सब कोई शंका में है कि क्या बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं, इन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। अब तो एफएसएल रिपोर्ट आ गई, उसमें भी पुष्टि हो गई, 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन आपको लगता है कि जो कार्रवाई हुई वो अब तक उचित कार्रवाई हुई है? नहीं, अब तक तो प्रारंभिक जो कार्रवाई हुई उसमें पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की। पटना पुलिस में एक ग्रुप ऐसा है जो इस मामले को रफा दफा कर देने के लिए कृत संकल्प था और उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, मगर इसमें परिजनों का प्रयास जो है वो रंग लाया। अगर उस लड़की के डेड बॉडी के साथ परिजन और जो लोग हैं, आम आदमी हैं, वो कारगिल चौक पर, पटना के कारगिल चौक पर धरना पर नहीं बैठे होते तो शायद इसकी पुष्टि नहीं होती कि उस छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब इससे पुलिस दबाव में आ गई। फिर गृह मंत्री सम्राट चौधरी को इसमें दखल देना पड़ा। मामला बढ़ता देख करके उनके निर्देश पर एसआईटी गठित हुई, डीजीपी ने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी ने जांच पड़ताल करके उसकी बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। हालांकि एसआईटी की जांच पर भी बहुत सवाल उठे। जैसे जिस क्षेत्र में ये वारदात हुई थी, जो संभू गर्ल्स हॉस्टल है, वो चित्रगुप्त नगर थाने में आता है। वहाँ की थानेदार महिला हैं, उनकी भूमिका पर पहले दिन से ही जो लड़की के परिवार वाले हैं वो सवाल उठाते रहे हैं और आज उनको सस्पेंड किया गया है। एक और थाना दरोगा थे कदम कुआं थाना के, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो सिर्फ सस्पेंशन कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं है। 2 महीने के बाद फिर सस्पेंशन वापस होगा, कोई नया थाना उनको मिल जाएगा। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ मामले को थोड़े दिन के लिए टाल देने की कोशिश है, प्रक्रिया है। तो इसमें परिजनों को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ी और उनका साथ दूसरे लोगों ने भी दिया। उसके चलते ये एफएसएल रिपोर्ट जो आई वो दबाव मुक्त रिपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि जो प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट थी, जो प्रारंभिक इलाज हुआ उस बच्ची का, तो उसमें डॉक्टरों ने कह दिया कि ये ओवरडोज, दवा का ओवरडोज लेने का परिणाम है कि उसकी ये स्थिति हुई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मगर जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये संकेत दिया कि उसके साथ दुष्कर्म होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत खरोच के निशान थे और ये उसमें ये कहा गया था कि लड़की ने संघर्ष किया अपने बचाव के लिए, जिसके चलते ये निशान पड़े उसके शरीर पर। तो एक पुष्टि वहां से हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, और उसी के बाद पुलिस की थोड़ी सी दिशा बदली मगर बहुत एसपी और एसएसपी ने तो सीधे इनकार कर दिया था। नहीं, एसपी और एसएसपी इन दोनों ने जो इनकार किया था, एसएसपी ने इनकार नहीं किया था। एसएसपी ने ये कहा था कि जो मेडिकल रिपोर्ट अब तक उपलब्ध है उसमें इस बात की पुष्टि नहीं है, दुष्कर्म की पुष्टि नहीं है, ये उन्होंने कहा था। वो वीडियो मैंने उनका सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो इसमें प्रारंभिक जो दायरे में आते हैं, शक के दायरे में, वो प्रारंभिक जांच करने वाले डॉक्टर हैं। वो नर्सिंग होम है जहां उसका इलाज हुआ, 2 या 3 नर्सिंग होम में उसको ले जाया गया और 4-5 दिनों तक वो लड़की जीवित रही, उसके बाद उसका निधन हुआ। तो ये फिर एफएसएल रिपोर्ट आई। एफएसएल रिपोर्ट में उसका जो अंडर गारमेंट था उस बच्ची का, उसमें मेल स्पर्म का स्पॉट पाया गया।
तो ये दूसरी पुष्टि हुई दुष्कर्म की। मगर देखिए अब एसआईटी का और पुलिस का इसमें क्या रोल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दोबारा फिर पुष्टि के लिए पीएमसीएच के रिपोर्ट को भेजा गया पटना एम्स में। एम्स के डॉक्टर का जो उसकी जांच कर रहे थे उनका कहना है कि एसआईटी ने हमें पूरे कागजात नहीं दिए, आधे अधूरे कागजात दिए हैं और उसके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है। तो इसका मतलब पुलिस ने वहां भी दांव लगाया और इस मामले को दबाने की कोशिश की कि सही रिपोर्ट ना आ सके। और जो पीएमसीएच की आशंका वाली रिपोर्ट है जिसमें ये आशंका जताई गई कि दुष्कर्म होने की आशंका है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो उसी तरह का कोई गोलमोल रिपोर्ट एम्स भी दे दे या पीएमसीएच रिपोर्ट पर पुष्टि कर दे और फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाए। मगर एफएसएल की रिपोर्ट ने खेल बिगाड़ दिया और दूसरे की पटना एम्स के डॉक्टर के स्टेटमेंट ने उनका खेल बिगाड़ दिया। और इस बीच इतना दबाव पड़ा, आंदोलन हुए, छात्रों के आंदोलन हुए, पॉलिटिकल पार्टियां इसमें आगे आई और सरकार एकदम कटघरे में खड़ी रही। तो अब पुलिस ने यू टर्न लिया है और अब ये बात पुलिस मान रही है कि हाँ बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है और उस पर आगे कार्रवाई होगी। आज तो हॉस्टल में भी गई थी एसआईटी, हाँ एसआईटी सीआईटी भी गई थी। लगातार वो दौरा कर रहे हैं जहानाबाद, वहाँ यहाँ। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्ची थी उसके पिता ने कहा कि ये हमको ऑफर दिया गया कि 10-15 लाख ले लो और चुप हो जाओ, बैठ जाओ। ये ऑफर किधर से आया? वो हॉस्पिटल की ओर से। अच्छा, हॉस्पिटल की ओर से अस्पताल वालों ने उसको ऑफर दिया कि तुम चुप हो जाओ, पैसा ले लो और चुप हो जाओ। ये उनका बयान है उनके पिता का, लड़की के पिता का। तो ये बहुत गंभीर बात है, इस पर जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। और फिर पुलिस जिन जिन पर संदेह है, जिनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई, उनको तो कम से कम 2 साल के लिए सस्पेंड रखा जाना चाहिए और कोई भी बड़ी जिम्मेवारी उनको नहीं दी जानी चाहिए। तभी ये सबक जाएगा नीचे के स्तर पर और ऊपर के स्तर पर भी। इसमें एसआईटी ने जरूर अच्छा काम किया, मगर एसआईटी सामान क्यों नहीं पूरा दे रही है पटना एम्स को? एसआईटी की जो जांच है उसको लेकर परिजनों ने सवाल उठाए कि एसआईटी का पूरा जांच जो है वो केंद्रित है जहानाबाद और वो मेडिकल स्टोर, बल्कि उनका जांच ज्यादातर होना चाहिए था जहां ये घटना हुई। और परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि लगातार एसआईटी उनको प्रताड़ित कर रही है, लगातार घंटों केवल उन्हीं से पूछताछ हो रही है, जबकि इस सवालिया घेरे के निशान में जो हॉस्टल के संचालक हैं उनको होना चाहिए, जो लोग वहां मौजूद थे उनको होना चाहिए, लेकिन ये बार बार जहानाबाद में कैंप कर रहे हैं। नहीं, ये ठीक है, उनका कहना ये ठीक है परिजनों का। और देखिए पुलिस ने इस मामले में शुरू से ही बहुत संदिग्ध रोल अपनाया और एसआईटी भी उसी भूमिका पर चली जो प्रारंभिक बयान था पुलिस का, उसी लाइन पर चली। अगर ये पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आशंका और एफएसएल रिपोर्ट की पुष्टि नहीं हुई होती तो आप तय मानिए कि पटना पुलिस इस केस को लीप पोत के बराबर कर देती। आत्महत्या करार जैसे पहले कही दिया था कि आत्महत्या है, नींद की गोली ओवरडोज ले ली जिसके चलते उसकी जान चली गई। पुलिस की थ्योरी यही थी, मगर उसमें खेल बिगाड़ दिया पुलिस का। पीएमसीएच की प्रारंभिक जो रिपोर्ट है वो और फिर एफएसएल रिपोर्ट। अब सवाल उठता है मेडिकल कॉलेज, मेडिकल ये जो हॉस्पिटल है जहां उसका इलाज हुआ, वहां के डॉक्टरों की भूमिका पर। क्योंकि डॉक्टर जब शुरू से उठ रहा है कि जब प्रारंभिक स्थिति में वहां ले जाया गया पेशेंट को तो पूरी जांच उसकी हुई होगी, उसके तो पता चल गया होगा कि किस हालत में यह स्थिति हुई है, मगर वो सच नहीं बताया गया। जो रिपोर्ट उसका मेडिकल रिपोर्ट लिखा गया उसमें इन सब चीजों का कोई जिक्र नहीं है। उसमें बस यही जिक्र है कि नींद की गोली, और वो जांच में भी मिला कि हाँ नींद की गोली उसने ली थी, मगर बाकी के उसके शरीर पर निशान हैं, दाग हैं या कुछ और आशंका हो सकती है। हाँ, ये सब कोई आशंका नहीं जताई गई। तो इसी पर पुलिस ने अपनी थ्योरी गढ़ ली। तो इसमें सबसे बड़ा गुनहगार जो है वो प्रारंभिक हॉस्पिटल हैं जहां ले जाया गया था लड़की को। वहीं से ये कंस्पिरेसी शुरू हुई और फिर पुलिस ने उसी कंस्पिरेसी पर चलना शुरू किया
और मामले को दबाने की कोशिश अच्छा, अब तो एफएसएल रिपोर्ट आ गई, मतलब पीएमसीएच और एफएसएल रिपोर्ट तो लगभग समान माना जाएगा जिस हाँ। प्रकार के आए। तो अब आपको क्या लगता है आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब आगे की कार्रवाई वही देखने वाली है कि अब आगे पुलिस क्या करती है, क्योंकि ये तो अब प्रमाणित हो गया। अब इसमें कोई विवाद नहीं है कि लड़की के साथ रेप किया गया और उसी की वजह से उसकी हत्या हुई। हाँ, और उसमें और एक मजेदार बात है, जो एफएसएल को जो चादर भेजा गया जिस पर अंतिम समय में लड़की हॉस्टल में सोई हुई मिली थी, वो चादर ओरिजिनल चादर ना भेज करके कोई दूसरी चादर, साफ सुथरी धुली हुई चादर भेज दी गई ताकि वो जांच में कुछ पता न चल सके। और एफएसएल ने ये भंडाफोड़ कर दिया, कहा कि हमको तो वो धुली हुई चादर भेज दी गई, वो जो यूज की हुई चादर थी जिस पर लड़की अंतिम समय में सोई थी अपने हॉस्टल में, वो चादर नहीं भेजी गई है। या अगर वही है ये चादर तो धो करके भेजी गई है। अच्छा, इस्तेमाल किया हुआ चादर ये नहीं है। साफ इसमें जो उसके साबुन के ये आते हैं, किसके द्वारा की गई होगी? तो ये गड़बड़ी तो फिर वही एसआईटी ने सीज किया, पुलिस ने सीज किया होगा सब सामान। तो ये उन्हीं की ओर से गड़बड़ी है कि वो गलत सामान भेज रहे हैं। एक तो कि एसआईटी पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दे रही है एम्स को, और दूसरे की एसआईटी एफएसएल को गलत सामग्री मुहैया करा रही है ताकि फिर जांच भटके। तो ये अब पुलिस घिर गई है और उसके चेहरे पर, पटना पुलिस के चेहरे पर कालिख पुत गई है। अब तो एक चर्चा यह है कि अब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा जो स्पर्म स्पॉट किया गया है गारमेंट्स पर। एक जो हिरासत में है मनीष रंजन और जो लोग संचालक है उनके भी, संचालक तो बिल्कुल गायब ही है पूरे। नहीं, पुलिस ने शुरू में उनको पकड़ा और जो संचालिका हैं, उनके लड़के हैं, उन सब लोगों को पकड़ा, 2-3 घंटे पूछताछ की, फिर छोड़ दिया। अब वो सब लापता हो गए हैं, वो है नहीं। और जो संचालक था, जो मकान मालिक थे, उनसे ये सब पूछताछ हुई, और जो संचालक था मनीष रंजन, उसको पकड़ के जेल भेज दिया है। जो मनीष रंजन है, जो मालिक थे, वो गिरफ्तार है। हाँ, संचालक गायब है। संचालक गायब है। हाँ, सभी के सभी। अच्छा, ये जिस तरीके से घटना हुई, इसमें हम जातिवाद के रंग को भी देख रहे थे। सोशल मीडिया को अगर आप खंगालिएगा तो एक समाज, जिस समाज से लड़की आती है, वो समाज पूरी तरह से एकजुट है और खड़ा है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। दूसरे समाज के भी लोग खड़े हैं कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जिस हॉस्पिटल की बात हो रही है और वहां के जो डॉक्टर हैं वो दूसरे समाज से हैं, और सवाल हमेशा यहीं पर आकर अटक जा रहा है। कुछ लोग हैं जो उस डॉक्टर के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उस बेटी के समाज के हैं वो उसके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। इस जातिवाद रंग को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये जातीय रंग देने की कोशिश हुई, मगर वो रंग पकड़ा नहीं। एक वर्ग जरूर है जो उसको कलर दे करके मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश की। आईएमए ने भी डॉक्टरों के बचाव में खत लिखा, लेटर लिखा डीजीपी को, सरकार को भी लिखा, और डॉक्टरों का बचाव किया। तो आईएमए ऐसे मामलों में हमेशा कटघरे में खड़ी रहती है। एक तो कि जो अस्पतालों की हालत है उस पर डॉक्टर बोलते नहीं, अस्पताल जो धत्कर्म करते हैं, जो डॉक्टर जिस तरह से बिहेव करते हैं पेशेंट के साथ, और जिस तरह से अटेंडेंट की पिटाई होती है सरकारी अस्पतालों में, उस पर आईएमए हमेशा चुप रहती है। मगर जब डॉक्टर का गला फंसता है तब आईएमए आगे आ जाती है। तो इससे आईएमए की छवि भी गिरी है। आईएमए बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, नामी गिरामी डॉक्टर उसमें रहते हैं, वो अध्यक्ष हैं, अच्छे डॉक्टर अध्यक्ष रहे हैं उसके। मगर इस तरह की घटना में उसकी संलिप्तता जो है वो आईएमए की छवि को भी खराब करती है, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। इस पर डॉक्टरों को खुद विचार करना चाहिए, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, तो वो खुद इस पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए उनको कि हमारी क्या भूमिका समाज में होनी चाहिए। डॉक्टर को कहा जाता है कि धरती के भगवान हैं, मगर क्या वो भगवान वाली भूमिका आज निभा रहे हैं? आज तो वो व्यापारी बन के बैठे हुए हैं। हालांकि सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पूरी संवेदना के साथ मरीजों का इलाज करता है और उनकी मदद करता है उनको ठीक होने में। मगर एक वर्ग ऐसा है जो इसको व्यापार बना बैठा है और पेशेंट को वो उससे कैसे ज़्यादा पैसा उससे खींच लिया जाए इस कोशिश में रहता है। उससे पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। तो इस पर जो सही सोच वाले डॉक्टर हैं उनको विचार करके लीड लेना चाहिए कि कैसे इस स्थिति को सुधारें। क्योंकि बीजेपी को और सम्राट चौधरी को पहली बार गृह विभाग की इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है बिहार में,
और उस दौरान ये इतना बड़ा कांड हुआ। अब को लगता है कि गृह मंत्री इस मुद्दे को संभालने में कामयाब रहे? अभी तो प्राथमिक तौर पर ये माना जाएगा, क्योंकि एसआईटी नहीं बनती, फिर ये सब एफएसएल वगैरह जांच नहीं होता, तो ये मामला सामने नहीं आता। मगर इसमें गृह मंत्री से भी बड़ी भूमिका उस परिवार की हम देना चाहेंगे, क्योंकि परिवार के लोगों ने अगर हल्ला हंगामा नहीं किया होता, धरना प्रदर्शन नहीं किया होता, और मजे की बात देखिए कि पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और उन पर केस भी कर दिया। जो न्याय मांगने की मांग को लेकर के अपनी बेटी का शव लेकर के धरने पर बैठे थे, उस पर लाठी चलाई गई और उन पर केस किया गया। तो ये तो बहुत शर्मनाक और निंदनीय है, और ये मानवाधिकार का हनन है। आपको न्याय पाने के लिए जिस प्रदेश में संघर्ष करना पड़े, ये उस सरकार पर भी सवाल है कि कैसे ये सरकार काम कर रही है, कहती है कि न्याय और सुशासन का राज है, तो वहां लोगों को न्याय के लिए लाठियां खानी पड़े। तो जो भी उसमें लाठी चलाने वाले जो भी पुलिसकर्मी हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो पुलिस को कैसे कसें, कैसे नकेल उसमें डालें, क्योंकि पुलिस बिल्कुल मनमाने तरीके से काम कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए, जो अब तक की कार्रवाई हुई है उस पर हम बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, घटना के संबंध में आगे की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।